हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका जो एनवीएस की हमारी जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चली थी उसके तहत हम 3 पार्ट डाल चुके थे। और दोस्तों, ये लास्ट पार्ट है जिसके तहत हम बचे हुए 200 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करने वाले हैं और ये पेपर के लिए आपका अंतिम बार होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत मैं कराने वाला हूँ। हो सकता है यहीं से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों को वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और ये सभी पोस्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और ये पूरे जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये टीसीएस के ही द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे बार बार। ठीक है, और इससे पहले कंप्यूटर का 14 पार्ट मैंने डाल दिया है एमएस ऑफिस के रिगार्डिंग। अगर वो नहीं दिखा है तो जाइए चैनल पर, आपको एनवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये इससे पहले मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कराई थी, 4 वीडियो है। अगर आप ये चारों एग्जाम से पहले देखकर चले आ सकते हैं तो यहीं से आपको जो है ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। सभी जो वीडियो है मेरी वो आपको एनवीएस की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी चैनल पर, तो जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा। और अगर मैंने एक एक्सपेक्टेड या सेफ कट ऑफ यानी कि स्कोर बताया था कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कम से कम इतना तो अटेम्प्ट कर ही आना है जिससे आप एक सेफ जोन में रहो। ये वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो टॉप 300 कंप्यूटर जीके के 2 वीडियो डाले हैं मैंने, एक है ब्रह्मास्त्र और दूसरा है आपका रामबाण। अगर आप दोनों ने अभी तक आपने बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है और ये 2 वीडियो आप देख कर चले जाते हैं तो डायरेक्ट आपको यहाँ से लगभग कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन हमारे यहीं से देखने को मिलने वाले हैं इसी वीडियो से। ठीक है, और दोस्तों ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम पीडीएफ्स वगैरह डालते हैं तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। और ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर कोई पर्सनल डाउट है तो हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए, और आपके एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जाम में लेकर जाना है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए ये टीसीएस के प्रश्न थे 500 वाले, पार्ट 3 कर चुके थे। इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पूरा एनवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई एडमिट कार्ड में डाउट है, मतलब कोई गलती वगैरह है, तो आपके जो एनवीएस है उसने फैसिलिटेशन सेंटर की लिस्ट जारी की है। इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, इसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से ले लिएगा। और अगर आपको देखना है कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी एक्चुअल में वहाँ का इंटरफेस कैसा होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, आपको कंप्यूटर पर क्या क्या चीज़ें करने को मिलेंगी, तो आप इसे देख सकते हैं। एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मॉक टेस्ट लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया है किस तरीके से आपको जाना है, वहाँ पर सब चीज़ें करना है। ठीक है, और ये हमारी एनवीएस की प्लेलिस्ट है, सभी मेरी जितनी भी वीडियो होती है वो आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए आप स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हम 301 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 300 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो के, और साथ ही साथ चैनल पर एनवीएस की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत की जो पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं ये थी निर्मला सीतारमण। वर्तमान में ये वित्त मंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन है ये वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, मुंबई किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों, मुंबई जो है सबको मालूम है ये महाराष्ट्र की राजधानी। ठीक है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। अगर पूछ ले कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है तो सीएम काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। अगर पूछ ले गवर्नर कौन है तो यानी कि राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछ ले यहाँ के लोक नृत्य काफ़ी फेमस है, काफ़ी पूछे जाते हैं, तो यहाँ के जो लोक नृत्य है वो जो फेमस मैं बता देता हूँ। एक है आपका लावड़ी। ठीक है, लावड़ी आपसे पूछ ले कहाँ का है तो यहाँ का है। और तमाशा हो जाएगा, तमाशा। और एक होता है आपका काला घोड़ा महोत्सव। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव। और एक होता है पवारी, पवारी नाच। ठीक है, पवारी नाच। तो इतने सारे यहाँ के त्यौहार हैं या लोक नृत्य कह लो। अगर बात करें इसके अलावा नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं, इसके नेशनल पार्क कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के, तो एक हो जाएगा आपका चंदोली। ठीक है, चंदोली हो जाएगा, टडोबा हो जाएगा, टडोबा। ठीक है, अंधारी हो जाएगा, इसके अलावा टडोदा अंधारी हो जाएगा। और संजय गांधी हो जाएगा, गूगामल हो जाएगा, संजय गांधी गूगामल। ठीक है, तो ये सब इसके नेशनल पार्क हैं। अगर बात करें यहाँ की एक झील काफ़ी फेमस है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है कि बताइए कौन सी झील महाराष्ट्र में स्थित है, तो लोनार झील स्थित है जो कि एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, क्रेटर झील भी इसे बोला जाता है। और ये भारत की 40वीं रामसर साइट बनी थी। कौन सी? 40वीं रामसर साइट। अब दोस्तों रामसर साइट की बात आई है तो रामसर साइट हम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। बताइए वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हो गई हैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी वर्तमान में भारत में रामसर साइट है। तो दोस्तों ये है रामसर साइट के रिगार्डिंग। देखिए
आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था ईरान के शहर रामसर में, इसलिए इसे रामसर जो है साइट बोला जाता है। ठीक है, 1971 में ये लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, डेट पूछी जाती है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 1971 में ईरान के शहर में। रामसर कन्वेंशन में काम करना कब शुरू किया, तो 1975 से। और जो भारत जो है ये रामसर में कब शामिल हुआ, तो 1982 में शामिल हुआ। वर्तमान में भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपकी 49 हो गई है। दो अभी लेटेस्ट जुड़ गई हैं, एक है आपकी बखीरा जो अभी मैं दिखा देता हूँ, देखिए दो अभी लेटेस्ट जुड़ी हैं 2022 में। एक है आपकी जो है गुजरात के जामनगर के पास खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये रामसर साइट बन चुकी है, तो टोटल हो गई है 49। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम और देखें यहाँ पर, देखिए तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपसे पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। किस राज्य में सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश, एक अभी जुड़ी तो 10 हुई। ठीक है, चलिए और भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, हरके बैराज। अगर पूछ रहे जो लेटेस्ट जुड़ी है वो कौन सी है, तो अभी 2 बताई, उससे पहले जो 47वीं थी वो थी उत्तर प्रदेश का हैदरपुर आर्द्र भूमि। ठीक है, और जो 2 थी भिंडवास और सुल्तान, ये हरियाणा की थी, और थोल और बदावन ये गुजरात की थी, और त्रिशोकर लिंग ये लद्दाख की थी। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन में मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन करा दी। ठीक है, अगला है 303 नंबर का कि भारत की स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन है जो है राजा थे, ये कश्मीर के शासक थे। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय जो कश्मीर के राजा थे वो थे हरि सिंह। कौन थे, हरि सिंह। और वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर जो है ये क्या है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। पहले ये राज्य था, वर्तमान में ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और यहाँ के अगर पूछ ले कि गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है, तो वो है आपके मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा। और यहाँ की अगर राजधानी पूछे आपसे जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो कैपिटल है वो है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर और जम्मू 2 हैं। ठीक है, चलिए और बात करें दोस्तों, यहाँ के नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं। तो नेशनल पार्क जो है आपके यहाँ के हैं, एक है दाजीगम। कौन सा है, दाजीगम। दूसरा है आपका सलीम अली, और तीसरा है किश्तवाड़। सलीम अली और तीसरा है किश्तवाड़। ठीक है, तो तीनों ही पूछे जाते हैं। अगर बात करें झील कहाँ पे पूछी जाती है जम्मू कश्मीर की, तो 2 झील हैं, एक है आपकी डल झील और एक है आपकी बुलर झील। कौन सी है, बुलर झील, जो कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए अगला हम देख लेते हैं, कौन सा कारण फ्रांस की जो क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण था। तो एस्टेटस जनरल की बैठक को बुलाना, ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण था। कौन सा था, एस्टेटस की जनरल बैठक बुलाना। दोस्तों एक क्वेश्चन करेक्शन है, कल मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1963 में हुआ था, तो ये 5 की जगह मैंने 6 बोल दिया था। ये आपका गठन हुआ था 1953 में। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला। चलिए अगला है, भारत के किस स्थान में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों भारतीय जो वन अनुसंधान संस्थान है ये उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। इसके पहले मैं उत्तराखंड से रिलेटेड पूरी डिटेल दे चुका हूँ 3 वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला है, चारों ओर से घिरा हुआ जो सागर है ये कौन सा है, जो कि भूमि से घिरा है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें पूरे सागर के बारे में बताया था कि कौन कौन सा सागर कहाँ स्थित है। उसमें मैंने अरल सागर भी आपको बताया था। तो अरल सागर जो है घिरा हुआ है, जो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है उस जगह घिरा हुआ है ये बिल्कुल। ठीक है, तो बंद सागर है ये। चलिए अगला है, निम्न में से कितने वर्ष तक एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर सकता है। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल दी, इसका मुख्यालय वगैरह का है। तो इसकी स्थापना इंटरनेशनल कोर्ट की 4546 में हुई थी। ठीक है, 4546 में द हेग में इसका मुख्यालय है, शांति महल में। ठीक है, और जॉन डोंग्यू जो है इसके प्रमुख हैं। ठीक है, अगर बात करें कि वो जो कोई भी एक न्यायाधीश बनता है तो कितने साल तक बनता है, तो वो 9 साल तक। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दोस्तों जो पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना है ये की थी भीकाजी कामा ने। अगला है, किस कांग्रेस अधिवेशन को मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों जो आपका लखनऊ का अधिवेशन है 1916, इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो इसलिए जो है इसको मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए जाना जाता है। अगर बात करें जो इसकी अध्यक्षता है, जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में वो किसने की थी, तो इसकी जो अध्यक्षता है ये अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। जो एक पैलेस था उसका एहसान पैलेस में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है,
और दोस्तों एक और फैक्ट है कि जो लखनऊ अधिवेशन था इसमें जो गर्म दल और नरम दल थे वो एक हो गए थे, ठीक है, एक हो गए थे। चलिए अगला है, उत्तर भारत में शीतकाल में बारिश का मुख्य कारण क्या है? तो जो उत्तर भारत है उसमें शीतकाल में बारिश का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। अगला है, वर्ष 2019 में मई के चुनाव के विजय के बाद कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट हमारा जो मिनिस्ट्री है उसमें गृह मंत्री किसे चुना गया? तो ये थे अमित शाह। वर्तमान में भी अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं और साथ ही साथ सहकारिता मंत्री भी है, ठीक है। कौन है? सहकारिता मंत्री। और इन्होंने ही बताया था कि जो आप इंटर करते हैं 12th के बाद होता है, ठीक है। 12th के बाद जो है क्या करते हैं अपन? इंटर करते हैं, जो इन्होंने ही बताया था, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? तो जो लॉर्ड माउंटबेटन है जिसने 3 जून योजना लागू की थी। कौन सी? 3 जून योजना, जिसके द्वारा भारत का पृथकीकरण यानी कि भारत और पाकिस्तान दो जो है देश बने थे, वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, ठीक है। तो अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, निम्न में से कहाँ पर, ये कहाँ होगा, निम्न में से कहाँ प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो दोस्तों जो राजगृह है यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और इस समय जो राजा थे वो थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से किस देश से अक्टूबर क्रांति संबंधित है? तो दोस्तों अक्टूबर जो क्रांति है ये किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रूस। रूस में दोस्तों आपकी जो है अक्टूबर क्रांति हुई थी। अगला है, किस कमेटी का संबंध विनिवेश से है? तो जो कमेटी है उसका संबंध विनिवेश से है, वो है जीवी रामकृष्ण कमेटी। जीवी रामकृष्ण कमेटी का संबंध जो है ये विनिवेश से है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उस समिति का नाम बताएं जिसमें कृषि संपदा और आयकर पर एक समिति ने 1972 में एक प्रगतिशील कृषि होल्डिंग कर AHT की सिफारिश की थी। तो उस समिति का नाम है KN राज समिति, ठीक है, जिसने AHT की सिफारिश की थी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की जो है शक्ति है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है उस वो है आपका, जिसमें उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को जो रिट जारी करने के अधिकार है वो है आपका 226। कौन सा है? 226। वहीं पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट किसके तहत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की जो है रिट जारी करता है। कितने की? 5 प्रकार की रिट जो है आपका जारी करता है। चलिए अगला है दोस्तों, किस वर्ष में सचिंद्र बोस के द्वारा डिज़ाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग लहराया गया था? तो दोस्तों किस वर्ष में सचिंद्र बोस जो थे इनके द्वारा एक डिज़ाइन किया गया फ्लैग था जो कि कलकत्ता में फहराया गया था? वो था 1906 में सचिंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम 1848 में किस आधुनिक गणराज्य में सबको मताधिकार दे दिया गया था? तो ये था स्विट्जरलैंड। तो सर्वप्रथम 1848 में जो आधुनिक गणराज्य में सबको मताधिकार दिया गया था वो था आपका स्विट्जरलैंड। चलिए अगला है दोस्तों, किस समानता युक्त स्थानों को आइसोहेलिन रेखा महासागर में जोड़ती है? तो आइसोहेलिन जो रेखा है ये महासागर में लवणता वाले जो स्थान होते हैं एक जैसे उनको जोड़ती है। कौन सी? आइसोहेलिन रेखा। अगला है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? तो जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है ये दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर निकलती है। कहाँ से? त्रिवेंद्रम, जो कि हमारा केरल में पड़ता है। चलिए अगला है दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है त्रिवेंद्रम। भारत में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो सबको मालूम है हिंदी। और भारत की जो सहायक भाषा है वो कौन सी है? वो है अंग्रेजी, ठीक है। चलिए अगला है, भारत देश के विभिन्न भागों में कितनी अलग अलग बोलियां हैं? तो भारत देश के विभिन्न भागों में जो है आपका 844 जो है अलग अलग बोलियां हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, कौन सा शहर भारत का औसत समुद्र तल मापन है? तो जो भारत का औसत समुद्र तल मापन शहर है वो है चेन्नई। चेन्नई क्या है? तो ये तमिलनाडु की कैपिटल है। अगला है दोस्तों, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो दोस्तों भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है ये निम्न में से है रुपए। इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये बीच में से कटा होता है। चलिए अब दोस्तों आपसे क्या होता है, जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम अगर आपके जो अभी नए नोट चल गए जैसे 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का और आपका 500 का और 2000 का, तो इसके पीछे जो चित्रकारी की जाती है, फोटो जो भी छपा हुआ होता है उसके बारे में पूछता है कि बताइए कि 50 के नोट के पीछे किसकी तस्वीर है। तो चलिए एक बार मैं बता देता हूँ, फिर भी आपके पास नोट हो तो एक बार उसको देख के जरूर जाना, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों 10 रुपये का अगर कलर पूछे तो चॉकलेट ब्राउन कलर है, ठीक है, और इस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो 10 रुपये पर क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये का कलर है हरित पीला और इस पर जो चित्र है वो है एलोरा की गुफाएं। और 50 रुपये पर जो है आपका
फ्लोरेसेंट ब्लू कलर है। और हम्पी का पत्थर से बना हुआ रथ जो है ये 50 रुपये पर है। 100 रुपये पर आपकी रानी की बाव है, कलर है लेवेंडर। 200 रुपये पर ब्राइट येलो है, सांची का स्तूप बना है। 500 पर आपका स्टेन ग्रे है, लाल किला बना हुआ है। और 2000 पर आपका मंगलयान बना हुआ है। ठीक है, तो 2000 पर मंगलयान, 500 पर आपका लाल किला, 200 पर सांची स्तूप, 1000 पर रानी की बाव, 50 पर हम्पी का पत्थर से बना रथ, 20 पर आपका एलोरा की गुफाएं और 10 पर आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन मिलकर संसद का गठन करते हैं? तो दोस्तों संसद जो बनती है आपकी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहले इसमें होते हैं आपके जो पहले होते हैं वो होते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। दूसरा होता है आपका लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल है 52, संसद का आर्टिकल है 79, लोकसभा का है आपका 81 और जो राज्यसभा है इसका आर्टिकल है 80। ठीक है, तो 3 चीज़ों से मिलकर आपकी संसद बनती है। सबसे राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल भी आपसे पूछा जाता है, संसद का आर्टिकल है 79, राष्ट्रपति का 52, लोकसभा का 81 और राज्यसभा का 80। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला है, भारत समुद्र तट से लगे कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ पर आपसे राज्य नहीं पूछे गए, राज्य अगर पूछता तो 9 थे। आपसे पूछा गया कितने केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं, तो 4 हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो होगा आपका अंडमान निकोबार, कुछ इस जगह है। एक हो गया लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली और एक हो गया पुदुचेरी। ठीक है, तो 4 राज्य हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4, लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। अगला है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन से 3 जो है बड़े जिले हैं? तो भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो है कच्छ, जो कि गुजरात में है। उसके बाद है लेह जम्मू कश्मीर, उसके बाद है जैसलमेर जो कि राजस्थान का है। तो कच्छ, लेह और जैसलमेर ये भारत के 3 सबसे बड़े जिले हैं। सबसे पहला कच्छ है, दूसरा लेह है, तीसरा जैसलमेर। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, आपसे पूछेगा बताइए 8वीं अनुसूची में क्या है? तो जो भारतीय भाषाएं हैं वो है 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगर पूछे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल में थी 14। चलिए अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A बोल लो या का बोल लो, तो भाग 4 या ए या का में आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं, जो कि कहाँ से? रशिया से ये लिए गए थे दोस्तों। और जो पहले ये हमारे संविधान का भाग नहीं थे, इन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया। और जो मूल संविधान था उसमें जो हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो 10 थे, 10 मूल कर्तव्य थे। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में जो है आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, और इसके लिए आपसे पूछते हैं जो मूल कर्तव्य हैं इनके लिए एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसमें बनाई गई थी। और दोस्तों बात करें कि जो आर्टिकल कौन सा लगता है इसके लिए मौलिक कर्तव्य के लिए, तो भाग तो लगता है 4A, आर्टिकल लगता है आपका 51A। आर्टिकल कौन सा लगता है? 51A। ठीक है, तो देखते हैं हम, चलिए इनमें से कौन कौन सा नहीं है आपका जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो सरकार संपत्ति को लोगों के पास रखना ये है, सड़कों की मरम्मत करना ये भी है, छुआछूत का अंत करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये क्या है? तो ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार है भाग 3 के अंतर्गत छुआछूत का अंत करना। और ये आता है आर्टिकल, इसका लगता है 17। आर्टिकल कौन सा है? 17। ध्यान रखिए काफ़ी पूछा जाता है कि जो अस्पृश्यता का अंत है वो किस आर्टिकल के अंदर है? 17 के अंदर। चलिए अगला है, किस वर्ष में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई थी? तो दोस्तों वो था आपका 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में जो मताधिकार की आयु यानी कि जो वोट देने की आयु है ये 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1989। चलिए अगला है दोस्तों, इनमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन कौन हो सकता है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो भारत का है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ठीक है, और बात करें इसका जो चेयरमैन हो सकता है वो कौन हो सकता है? तो भारत के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि जो भारत के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं वो इसके कौन हो सकते हैं? चेयरमैन हो सकते हैं। चलिए अगला है, नाफोस का पूर्ण नाम बताइए। तो नाफोस का पूर्ण नाम होता है दोस्तों नेशनल
फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, तो नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चलिए अगला है, निम्न में से किस प्रदेश में फालता विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो फालता विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सीज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो फालता जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प 1988 में राजीव गांधी के द्वारा प्रस्तावित एक एक्शन प्लान से संबंधित है? तो दोस्तों जो 1988 में राजीव गांधी के द्वारा प्रस्तावित एक्शन प्लान था उसमें से जो विकल्प है ये संबंधित है नाभिकीय निशस्त्रीकरण, ठीक है, तो नाभिकीय निशस्त्रीकरण जो है ये राजीव गांधी के एक्शन प्लान से संबंधित था। अगला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अगला वाला, देखिए जो आपका पूछा गया था कि ये लास्ट ईयर एनवीएस में ही पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन है ये मैं एसएससी के करा रहा हूँ आपको, ठीक है, एसएससी के क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि आपका जो एसएससी है वो टीसीएस लेती है, एनवीएस भी टीसीएस लेती है, तो देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आपको रिपीट देखने को मिलते हैं। ये लास्ट ईयर पूछा गया था कि कौन सा महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो जो हमारा महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यही सेम क्वेश्चन आपको एनवीएस में देखने को मिला था, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो कि पहाड़ी क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है? तो ये है गोमती। तो गोमती जो है ये गंगा की एक सहायक नदी जो कि पहाड़ी क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है। अगला है, निम्न कार्यक्रमों में से फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो जो फोर्ड फाउंडेशन है इसकी सहायता से एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसका नाम है गहन कृषि विकास कार्यक्रम, ठीक है, क्या है? गहन कृषि विकास कार्यक्रम। अगला है, श्रीकांत किदम्बी निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वर्तमान में इन्होंने जो बैडमिंटन प्लेयर है, ये जो पहले मैं बता दूं तो श्रीकांत किदम्बी जो है ये बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। वर्तमान में जो बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी इसमें किदाम्बी श्रीकांत ने अभी सिल्वर मेडल जीता है, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। क्या बने हैं? फर्स्ट भारतीय बने हैं, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला है, वर्ष 1905 में निम्न में से कौन सा भारत का वायसराय था जिस समय बंगाल का विभाजन हो रहा था? तो दोस्तों 1905 में जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारत का जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, और जो लॉर्ड कर्जन था इसने जो भारतीय विश्वविद्यालय कानून है ये भी दिया था। क्या दिया था? भारतीय विश्वविद्यालय कानून, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय कानून भी इसी के समय दिया गया था। चलिए अगला है, अंकिता भांबरी निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई है? तो अंकिता भांबरी जो है ये, चलिए देख लेते हैं हम, अंकिता भांबरी जो है टेनिस से जुड़ी हुई है। किससे? टेनिस से। अंकिता भांबरी टेनिस से। अगला है, निम्न में से कौन सा देश, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला है, किन लवणों के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, काफ़ी पूछा जाता है कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी है ये किसके रिगार्डिंग होती है, किस चीज़ से होती है? तो ये होती है आपकी नाइट्रेट से। नाइट्रेट की कमी के कारण आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इटाई रोग किसके कारण होता है? कौन सा? इटाई रोग, ठीक है, इटाई रोग, तो ये होता है आपका कैडमियम। किससे होता है? कैडमियम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, कैडमियम से होता है। और एक पूछा जाता है मिनी माता रोग, कौन सा? मिनी माता रोग किससे होता है? मिनी माता रोग, तो ये होता है आपका पारे से, ठीक है, पारा। तो ये तीनों काफ़ी पूछे जाते हैं, नाइट्रोजन से, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई कैडमियम से, मिनी माता, पारा से। चलिए अगला है, थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की निम्न में से किस सीमा का निर्धारण करती है? तो थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की जो दक्षिणी सीमा है इसका निर्धारण करती है। अगला है, अगली जो बुक्स है दोस्तों काफ़ी फेमस है कि लिसनिंग टू ग्रास हॉपर, ये किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों लिसनिंग टू ग्रास हॉपर जो है ये आपकी अरुंधति रॉय की पुस्तक है। अरुंधति रॉय की पुस्तक काफ़ी पूछी जाती है दोस्तों, तो लिसनिंग टू ग्रास हॉपर ये अरुंधति रॉय की। अगला है, वे कौन सा व्यक्ति था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेकर इंग्लैंड गया था? तो दोस्तों बता दूं, जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेकर इंग्लैंड गया था वो था राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वो अकबर द्वितीय के द्वारा ही दी गई थी। बात करें राजा राम मोहन राय की तो 1828 में, मैंने काफ़ी बार बता दिया आपको, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने 1829 में सती प्रथा का भी अंत किया। कब? 1829, ठीक एक साल बाद सती प्रथा का भी अंत किया। और 1815 में इन्होंने वेदांत कॉलेज, और 1825 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगला है,
निम्न में से किस भगवान की पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं की जाती थी? तो मातृ देवी की करते थे, शिव जी की करते थे, पीपल के वृक्ष की करते थे। बाकी विष्णु की जो पूजा है ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं की जाती थी। और हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। किस? कांस्य युगीन। ठीक है, चलिए अगला है 350वें नंबर का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। वह है गवर्नर जनरल जिसने भ्रष्टाचार के आरोपों में महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था। तो महाभियोग जो है दोस्तों ये आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। और महाभियोग के द्वारा जो पहला गवर्नर जनरल था जिसे हटाया गया था पद से वो था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। चलिए अगला है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री के परामर्श से। और जो राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल कौन सा लगता है? आर्टिकल लगता है 153। आर्टिकल 153 में लिखा गया है भारत का एक राज्यपाल होगा। और अगर नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, कितनी बार पूछ गई पता ही नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है। अगला है साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो सबको मालूम है बैडमिंटन से है। अगला है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, यानी कि जो है मतलब नुकसान पहुंचाती है वायुमंडल के ओजोन स्तर को? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में पित्तरस यानी कि बाइल कहाँ पर पैदा होता है? तो जो दोस्तों पित्तरस है ये बाइल जो है यकृत में पैदा होता है। कहाँ से? यकृत। यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, लीवर। चलिए अगला है 50 रुपये के नोट पर इनमें से किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 50 रुपये के नोट पर अभी मैंने चित्र बताया था आपको, किसका था? तो चित्र था आपका हम्पी के जो रथ थे ना उसका था चित्र। ठीक है, हम्पी का, कर्नाटका के हम्पी के रथ। और इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो ये होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उसके। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो दोस्तों कुंभ मेला जो है मैंने कल पढ़ाया था 4 जगह होता है, उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी और एक होता है उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया। एक जगह और होता है दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में 4 जगह होता है, बाकी दिल्ली में नहीं होता। ठीक है, दिल्ली में ये नहीं होगा। यहाँ पर वाराणसी दे रखा है, यहाँ से गलत दे रखा है दोस्तों, यहाँ दिल्ली आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कुंभ मेला नहीं लगता, आपका जो उज्जैन लगता है, हरिद्वार लगता है, इसके अलावा एक नासिक था और एक मैंने बताया था इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। बाकी इन दोनों जगह आपका नहीं लगता। ठीक है, केवल 4 जगह लगता है, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और इलाहाबाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है एक बहुचर्चित पुस्तक है सैटेनिक वर्सेज। ये किसने लिखी है? तो दोस्तों सैटेनिक जो वर्सेज है ये लिखी है सलमान रश्दी ने। सलमान रश्दी की जो बुक है काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला है निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों जो सिकंदर लोदी है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है दोस्तों इसका आंसर समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, गलती से बोल दिया मैंने, जो भारत का नेपोलियन ये समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए अगला है लाल रक्त कणिका यानी कि जो RBC होती है ये हमारे शरीर के किस अंग में बनती है? तो दोस्तों जो RBC है ये इससे पहले मैंने पढ़ाया था जो अस्थि मज्जा होता है यानी कि जो बोन मैरो होता है उसमें बनती है। ठीक है, बोन मैरो में। ठीक है, चलिए अगला है वर्ष 2019 में कौन सी जो राजनीतिक पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भारी मतों से विजय हासिल की थी? तो सबको मालूम है BJP। ठीक है, अगला है निम्न में से किनसे बिना कला की सभ्यता नहीं कथन कहा था? तो ये कथन किसने कहा था कि बिना कला के सभ्यता नहीं हो सकती? तो ये कथन कहा था मुसोलिनी ने। किसने? मुसोलिनी ने। अगला है निम्न में से कौन सा पर्वत है जो पश्चिम में एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो दोस्तों रशिया के पास, रशिया और यूरोप की सीमा पर एक पर्वत है, वो है यूराल पर्वत श्रेणी, जो कि पश्चिमी जो एशिया है इसको यूरोप से अलग करता है। ठीक है, चलिए अगला है किस वर्ष में टाउनसेंड के द्वारा लागू करों को समाप्त किया गया था? तो दोस्तों टाउनसेंड द्वारा लागू करों को जो है सन 1770 में समाप्त किया गया था। अगला है निम्न में से लगभग कितना प्रतिशत भारत के क्षेत्रफल का भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? यानी कि जो भारत का पूरा ऑल ओवर जो एरिया है ना उसमें से सेफ जोन कितना है? सेफ जोन, तो सेफ जोन है 5%। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कौन सा
मुख्य स्रोत ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है। तो दोस्तों जो अभी मैंने बताया था कि जो CFC है ये आपकी जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाती है, और जो मुख्य स्रोत है CFC निकलती कहाँ से है, तो ये आपके रेफ्रिजरेटर जो आपके फ्रिज होते हैं यहाँ से निकलती है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति विरोधी नहीं है। तो मुद्रास्फीति के विरोध में नहीं है, वो है आपका ओपन मार्केट में सुरक्षाएं खरीदना। तो ओपन मार्केट में सुरक्षाएं खरीदना ये मुद्रास्फीति का विरोधी नहीं है। अगला है, हर्षवर्धन के काल में किस मत के प्रचार के लिए कन्नौज सभा हुई थी। तो दोस्तों हर्षवर्धन के जो काल था इसमें जो मत के लिए प्रचार सभा हुई थी वो था महायान। चलिए अगला है, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर को 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा बनाया था। तो दोस्तों इसको जो सोमनाथ जो मंदिर था इसको आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था और 725 ईस्वी में से पुनः जो है निर्माण किया गया था। ये किया गया था नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था। तो दोस्तों गुजरात के राजा जो भीमदेव द्वितीय ने उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। इनके बीच जो भीमदेव थे ये किस वंश के थे आपसे पूछा जा सकता है। तो सोलंकी वंश के। किसके? सोलंकी वंश के। और कहाँ पर हराया था? तो माउंट आबू में हराया था। और जो एक माउंट आबू में, और जो आपका ये ईयर कौन सा था? तो ईयर था आपका 1175। चलिए अगला है, कौन सा रक्त वर्ग जो कि हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। तो दोस्तों सर्वदाता रक्त कौन सा है जो कि कोई भी ले सकता है उसे, जो कि सभी को दे सकता है, तो वो है आपका ओ में भी कौन सा? O नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना O नेगेटिव। अगला है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। चलिए अगला है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। तो सबको मालूम है हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है। अगला है, रेफ्रिजरेटर में, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है इसको मत देखिएगा। ठीक है, अगला है, देखिए यहाँ बोला गया था वैसे रेफ्रिजरेटर में किस द्रव का प्रयोग होता है, किस गैस का? गैस होती है, देखो निकलती तो CFC है और जो यूज़ होती है इसमें फ्रीऑन गैस यूज़ होती है। कौन सी? फ्रीऑन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन पे मत जाइएगा आप। अगला है, ब्रिटेन की प्रयोग होने वाली मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों ब्रिटेन की बात करें इसकी कैपिटल है लंदन, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। और अगर मुद्रा की बात करें तो वो है पौंड। क्या है? पौंड। चलिए अगला है, भारत का कौन सा प्रदेश है जो रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो दोस्तों रबर का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो करता है आपका केरल। चलिए अगला है दोस्तों 377, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा निम्न में से कितने प्रतिशत है। तो चलिए हम सभी देख लेते हैं। देखिए वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में आपका एक पहले आता है नाइट्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा है, जो कि कितना है? 78%। उसके बाद आता है ऑक्सीजन O2 यानी कि ये है आपका 21%। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन जो कि आपका 0.93%। कितना? 0.93%। इसके बाद आता है CO2 जो कि आपका 0.03%। ठीक है, 0.03। ठीक है, तो चारों याद रखना है आपको। अगला तो इसमें क्या पूछा गया था कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 21%। ठीक है, चलिए अगला है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अगला है, गैस एजेंसियों के द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस निम्न में से क्या होती है। तो आपका जो कुकिंग गैस होती है, जो आपका LPG का सिलेंडर होता है, इसमें जो गैस भरी होती है क्या होती है वो? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड यानी कि एक द्रव, तो द्रव आंसर हो जाएगा। अगला है, रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिक है। तो पाकिस्तानी रुपया ये नीचे है, नेपाली भी नीचे है, ब्रिटिश पाउंड का मूल्य ज़्यादा है। ठीक है, और इनमें से कोई तो होगा नहीं। ठीक है, अगला है, माइक्रोसॉफ्ट के किंग के नाम से कौन जाना जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? तो वो है बिल गेट्स। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो उत्तर प्रदेश से जो सीमा लगाता है वो लगाता है आपका राजस्थान। ठीक है, कौन लगाता है? राजस्थान। मध्य प्रदेश लगाता है, छत्तीसगढ़ लगाता है, बिहार लगाता है। ठीक है, और उत्तराखंड लगाता है आपका। अगला है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन मत के थे, जैन मत। अगला है, किस भाषा को उत्तर प्रदेश की सेकंड लैंग्वेज यानी कि दूसरी राज्य भाषा कहते हैं। तो वो है आपकी उर्दू। उर्दू जो है उत्तर प्रदेश में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट निम्न में से कौन पारित करता है।
तो मान के चलिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो उस समय राज्य का बजट कौन पेश करेगा, तो वो करेगी संसद। चलिए अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो मैंने इससे पहले बताया था कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसकी शुरुआत सन 1985 में की गई थी, और ये जो टीचर्स होते हैं जो खेल के बारे में सिखाते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। अगला है, यदि पृथ्वी का अक्ष ये झुका हुआ, यहाँ पे झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल किस पर लंबवत पड़ती। अगर ये झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल और केवल भूमध्य रेखा पर पड़ती। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो ये आपका देखिए कब होता है, सबसे पहले डेट पूछी जाती है तो 1761 में होता है। किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली जो थे ये अफगानी सेना से थे, और जो मराठा के बीच हुआ था, मराठा की तरफ से थे सदाशिव राव। ठीक है, सदाशिव राव। ठीक है, तो आपको पूरा याद रखना है, डेट रखनी है। और अहमद शाह अब्दाली जो अफगान से था, और जो सदाशिव राव थे ये मराठा की तरफ से थे। अगला है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। अगर आपको देखिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो आप अगर बनना चाहें तो आपकी न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की बात करें तो 35 होना चाहिए। चलिए अगला है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर बनी हुई है। तो नागार्जुन सागर परियोजना काफ़ी फेमस है दोस्तों, ये कृष्णा नदी पर बनी हुई है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सी पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, कितनी बार पूछेगी पता ही नहीं है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये है नेल्सन मंडेला की बुक है। ठीक है, नेल्सन मंडेला। अगला है, और नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं, तो ये 18 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 18 जुलाई। अगला है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों जो अलाई दरवाज़ा है ये कुतुब मीनार जो है ना इसका प्रवेश द्वार है। और कुतुब मीनार कहाँ है, तो ये दिल्ली में स्थित है। इसकी हाइट पूछे तो 73 मीटर है। और अगर आपसे पूछ ले कि इसके जो निर्माण करता थे वो कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूर्ण कराया था। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी स्थान पर प्रातःकाल यानी सुबह सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार कब आएगा, तो ठीक 12.25 घंटे बाद यानी कि 8:25 पे आपका आएगा। ठीक है, चलिए लगभग 12.5 घंटे होते हैं। अगला है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है यानी कि कर्नाटका में। अगला है, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को और क्या कहा जाता है। तो भारत का जो हमारा वित्त मंत्रालय का परिसर है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं उत्तरी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, उत्तरी ब्लॉक। अगला है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो दोस्तों संस्कृत है, कश्मीरी है, नेपाली है। बाकी फारसी जो है आपकी ये जो है हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है। टोटल भाषाएं कितनी हैं, 22। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो जो दोस्तों राष्ट्रीय मुस्लिम के जो पहले अध्यक्ष थे ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, निम्न में से किस विटामिन का योगदान रक्त का थक्का जमाने में होता है। तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में जो आपका विटामिन उपयोग होता है वो होता है विटामिन के। ठीक है, अगला है, किस वर्ष में नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव जीता था। तो दोस्तों सन 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव जीता था। और दोस्तों ये पहले अश्वेत व्यक्ति थे अफ्रीका के, और इनके द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो हमने अभी बुक पढ़ी थी वो लिखी गई थी। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए अगला है, पेशेवर शिक्षकों को यूनान में क्या कहा गया है। तो दोस्तों पेशेवर जो शिक्षक होते हैं इनको यूनान यानी कि ग्रीस में सोफिस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके, सोफिस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, जो गोल्फ खिलाड़ी हैं विजय सिंह ये किस देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों जो हमारे गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह हैं ये फिजियन देश से संबंधित। ठीक है, फिजियन। आप सोचेंगे ये नाम तो आपका इंडियन जैसा लग रहा है, बट इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये फिजी देश के हैं। ठीक है, अगला है, पहला स्तंभ बेसल द्वितीय समझौते का निम्न में से कौन सा है। तो पहला स्तंभ बेसल द्वितीय समझौते का जो समझौता है ये है न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताएं। कौन सा है, न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताएं। अगला है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है। तो दोस्तों जो ऋग्वेद का आपका तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र है, और जो ये आपका गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसको, सूर्य देवता को। चलिए अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा विश्व
इनमें से कौन सा धर्म विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म है, यानी कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है किस धर्म को मानती है, तो यह है ईसाई धर्म। ठीक है, अगला है किस वर्ष में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठी थी, तो दोस्तों ये था आपका 1977 ईयर, जिस समय मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। ठीक है, मोरारजी देसाई की, जो कि एक गैर कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, हाथी महोत्सव प्रत्येक वर्ष किस जगह पर मनाया जाता है, तो दोस्तों जो आपका हाथी महोत्सव है ये जयपुर राजस्थान पर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जयपुर। चलिए अगला है, जर्मनी के किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था, तो दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये सन 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, जिसमें अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था जापान के ऊपर। और ये इसकी स्टार्टिंग किस वजह से हुई थी, तो दोस्तों जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका कारण था कि जो जर्मनी था इसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो इसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी मृदा पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम होती है, तो दोस्तों कौन सी ऐसी मिट्टी है जो पौधे के विकास के लिए सबसे अच्छी होती है, तो वो है दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन मनुष्य से संबंधित पिल्ट डाउन मन पाया गया था, तो दोस्तों जो प्राचीन मनुष्य से संबंधित पिल्ट डाउन मन है ये पाया गया था आपका इंग्लैंड में। कहाँ पाया गया था? इंग्लैंड में पाया गया था। चलिए अगला है, निम्न में से किस वस्तु का भारत सबसे बड़ा उत्पादक, यानी कि सबसे बड़ा ज़्यादा पैदा करता है, खाता भी सबसे ज़्यादा है और बेचता भी सबसे ज़्यादा है, तो जो है दाल। दाल भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, खाई भी जाती है और बेची भी जाती है। चलिए अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों मैंने बताया था इंकलाब जिंदाबाद को जो नारा है ये दिया था हज़रत मोहानी ने, और इसको फेमस किया था भगत सिंह ने। फेमस भगत सिंह ने किया था, बट जो नारा है ये दिया था आपका हज़रत मोहानी ने। चलिए अगला है, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की रचना किस स्थान पर की थी, तो जो हैदर अली था इसने जो शस्त्रागार है इसकी जो स्थापना है ये डिंडीगुल में की थी। डिंडीगुल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अगला है, कोटक समिति निम्न में से किससे संबंधित है, तो जो कोटक समिति है आपकी ये कॉरपोरेट नियंत्रण से संबंधित है। किससे? कॉरपोरेट नियंत्रण। अगला है, निम्न में से कौन सा सही नाम है जो ऋग्वैदिक काल में राजा का दूसरा नाम होता था, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल चल रहा था उस समय राजा को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो वो थे गोपति। गोपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन था, दोस्तों बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1829 में। कहाँ? 1929, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ, ये हुआ था आपका 1929 में। ठीक है, 1929 कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसमें एक मुद्दा उठाया गया था वो था पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज। आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला है, किताब उल हिंद की रचना करने वाले कौन थे, तो किताब उल हिंद की रचना करने वाले जो थे ये थे अल बरूनी। चलिए अगला है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में, जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है इसके संदर्भ में फिलिप्स वक्र किसकी दरों के बीच एक रिश्ता है, तो दोस्तों जो फिलिप्स वक्र है ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच एक रिश्ता है। अगला है, किस मुगल ने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की थी, तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग है इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1906 में होती है, ढाका में होती है, ढाका की एहसान पैलेस में सलीमुल्लाह खां के द्वारा। अगर बात करें इसकी शाखा जो लंदन में स्थापित की, ये किसने की थी, तो ये की थी आमिर अली ने। किसने? आमिर अली। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में कौन सा भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, तो दोस्तों भारत में वर्तमान में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है रंगनाथ स्वामी का मंदिर। कौन सा? रंगनाथ स्वामी। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए अगला है दोस्तों, जो भारतीय प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनके खिलाफ मुख्य विपक्षी उम्मीदवार कौन था, यानी कि ये जिस समय राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे थे तो इनके विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था, तो वो थे केटी शाह। कौन थे? केटी शाह। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, तो दोस्तों जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके जीवी मावलंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो दोस्तों जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा एक और बताऊंगा मैं आपको, तो जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एक होता है दोस्तों आपका प्रित्जर। कौन सा? प्रित्जर।
प्रित्जर अवार्ड, तो ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के लिए, इसके लिए वास्तुकला के लिए यानी कि आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, ठीक है, आर्किटेक्चर। और पुलित्जर ये पत्रकारिता के लिए, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देखिएगा। अगला है 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 27 सितंबर को जो है आपका ये विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। चलिए अगला है दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों अब जो है जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था सन 2019 में, अब इसे यूटी बना दिया गया है, तो यहाँ मुख्यमंत्री खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री का पद जो है अब नहीं रहा, यहाँ पर होते हैं गवर्नर। गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो वो है मनोज सिन्हा, इससे पहले मैंने बताया था। अगर बात करें बेसिकली अगर कार्यकाल पूछा भी जाए कि कितना होता था, तो वो होता था 6 वर्ष का, ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता था मुख्यमंत्री का, सीएम का, और अन्य राज्यों में 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला है, विश्व का कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो दोस्तों जो श्वेत महाद्वीप है ये कहलाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। चलिए अगला है, फ्रांस के रहने वाले प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस पेशे से संबंधित थी? तो जो फ्रांस की रहने वाले प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री थे फ्रांसवा वर्नियर, ये किस पेशे से थे? तो ये चिकित्सक थे। कौन थे? चिकित्सक। चलिए अगला है, माउंट आबू में दिलवाड़ा के जो मंदिर है ये किस धर्म के मंदिर हैं? तो दोस्तों माउंट आबू में दिलवाड़ा के जो मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला है दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो कुतुब मीनार है इसके परिसर में एक आपका अलाई दरवाज़ा है, अलाई दरवाजे से होकर आप कुतुब मीनार में जाते हैं और यहीं पर लौह स्तंभ भी स्थित है। और बात करें कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण स्टार्ट किया था, बट इसे जो कंप्लीट कराया था वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। इसकी हाइट कितनी है? 73 मीटर। चलिए अगला है, भारत में सबसे अधिक अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक अवधि तक सेवा करने वाले जो मुख्यमंत्री थे ये थे ज्योति बसु, जो कि कहाँ के थे? ये वेस्ट बंगाल के थे। चलिए अगला है, भारत में किस काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था? तो दोस्तों भारत में जो दशमलव प्रणाली का आविष्कार है ये गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। अगला है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1969 में भारतीय नौसेना की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों वर्ष 1969 में भारतीय नौसेना की जो स्थापना ये कोचीन केरल में हुई थी। अगला है, निम्न में से किस खेल से थर्ड आई संबंधित है? यानी कि जो थर्ड आई शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा चाइना मैन भी आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, चाइना मैन। एक होता है मॉकडिंग, मॉकडिंग भी आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला है, भारत की पहली ISO, ठीक है, भारत की पहली ISO 9001 सम्मान पाने वाली जो रेलगाड़ी है ये कौन सी थी? तो दोस्तों ISO 9001 सम्मान पाने वाली जो पहली रेलगाड़ी थी ये थी भोपाल एक्सप्रेस। चलिए अगला है, निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह फोर्ब्स है? तो दोस्तों फोर्ब्स और डीमोस 2 उपग्रह हैं जो कि हैं मंगल के। चलिए अगला है, भारत के दक्षिणतम बिंदु जो कि बड़ा निकोबार द्वीप समूह में है ये कौन सा स्थित है? ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ये बड़ा निकोबार में स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। चलिए ठीक है, ये लिखा है इंदिरा पॉइंट। अगला है, निम्न में से कौन ऋग्वैदिक काल के ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे ये थे सोम देवता। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के किस राज्य में उरी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो दोस्तों जो उरी जल विद्युत परियोजना है ये आपकी स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। किस पर? झेलम नदी पर बनी हुई है जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा मुगल शासक मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था? तो दोस्तों जो मयूर सिंहासन है इस पर बैठने वाला अंतिम शासक तो जो था वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इस पर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। इसके बाद नादिर शाह इसे लूट कर ले जाता है। कौन? नादिर शाह जो है मयूर सिंहासन को लूट कर ले जाता है। नादिर शाह जो है ईरान का शासक था। अगला है, भारत के किस राज्य में हीरा पाया जाता है? तो दोस्तों भारत की जो मध्य प्रदेश है भारत का, इसमें हीरा पाया जाता है पन्ना में। पन्ना में मझगवा और हिनौता खदान है जो पे हीरा पाया जाता है। अगर बात करें सोना कहाँ पाया जाता है तो सोना आपका केरल कर्नाटका में पाया जाता है, कर्नाटका में। और रबड़ कहाँ पाई जाती है? रबड़ केरल में। चलिए अगला है, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो नाम है ये है ग्रीन पीस। चलिए
नेक्स्ट है अग्नि 5 क्या है? तो दोस्तों अग्नि 5 जो है ये एक सतह से सतह मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। ठीक है, तो अग्नि 5 जो है ये सतह से सतह मार करने वाली एक स्वदेशी मिसाइल है। चलिए अगला है ताज एक्सप्रेस वे निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों जो ताज एक्सप्रेस वे है ये आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ठीक है, ताज एक्सप्रेस वे, ताज से मालूम चला होगा कि ताजमहल तो आएगा ही आएगा, यानी कि आगरा और एक होगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो भारतीय खिलाड़ी हैं गगन नारंग ये संबंधित है आपके निशानेबाजी से, यानी कि शूटिंग से। चलिए अगला है लायन सफारी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो लायन सफारी है ये उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है फेलिन क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन उस समय करंट का था तो इसको छोड़ दीजिए। अभी आपसे पूछेगा बताइए जवाद क्या है? तो जवाद एक चक्रवाती तूफान है जिसका जो नामकरण है ये सऊदी अरब ने किया है। किसने? सऊदी अरब ने। और ये बंगाल की खाड़ी में आएगा। कहाँ आएगा? बंगाल की खाड़ी में। और इसका अर्थ क्या होता है? उदार, अर्थ होता है इसका उदार। ठीक है, चलिए अगला है रुपए किस देश की मुद्रा का चिन्ह है? तो दोस्तों जो रुपए है ये आपकी भारत की मुद्रा है। किसकी? भारत की मुद्रा है रुपए। इसके अलावा श्रीलंका की भी है और नेपाल की भी है। अगला है एड्स का पूरा नाम बताएं। तो एड्स का जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए अगला है निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? तो दोस्तों जो नवजोत सिंह सिद्धू है ये एक कॉमेडियन है, एक राजनीतिक नेता है। बाकी ये आपके जो है कभी भी रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे। बात करें शक्तिकांत दास की तो ये अभी लेटेस्ट हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। उर्जित पटेल इससे पहले थे 24 के, और उससे पहले थे रघुराम राजन। चलिए अगला है एंजेला मर्केल कौन है? तो दोस्तों वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस लीडर जो है एंजेला मर्केल है जो कि जर्मनी की चांसलर है। वर्तमान में इनका कार्यकाल पूरा हो गया है और अभी वर्तमान में ओलाफ सोल्स को जो है आपका नया चांसलर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है निम्न में से किस कार्यों हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का योगदान दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है नियंत्रण रेखा जिसे हम LOC बोलते हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। तो ये कितने किलोमीटर है? ठीक है, कौन सी? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा की बात करें ये भारत और पाकिस्तान की खींची गई है। कितनी लंबी है? तो 740 किलोमीटर लंबी है। वहीं आपसे पूछ ले LAC तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भारत और चीन के बीच है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला है जनवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष में बना था? तो दोस्तों जो जनवादी चीन है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य सन 1971 में बना था। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में चुटक जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो दोस्तों चुटक जल विद्युत परियोजना है ये, इससे पहले उरी बताई थी, उरी भी वहीं है जम्मू कश्मीर में और चुटक भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो दोस्तों सन 2017 में योगी आदित्यनाथ ने ली थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इस बार देखते हैं किसकी सरकार बनती है। चलिए किस ग्रंथ को रोबे स्पियर अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था? तो रोबे स्पियर एक व्यक्ति था जो कि एक ग्रंथ था उसको तकिए के नीचे रख के सोता था, तो वो था सामाजिक संवेदा। चलिए अगला है दोस्तों निम्न में से किस देश में ग्वातेमाला खाड़ी स्थित है? तो दोस्तों जो ग्वातेमाला खाड़ी है ये क्यूबा में स्थित है। क्यूबा को दोस्तों जो है विश्व का चीनी का कटोरा बोला जाता है। क्या? चीनी का कटोरा। और क्यूबा की जो कैपिटल है दैट इज हवाना। हवाना जो है क्यूबा की कैपिटल है। चलिए अगला है ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों जो ऑपरेशन दुर्गा है इसका जो शुभारंभ है दोस्तों ये हुआ था 14 अप्रैल 2017 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 2017 को। वर्तमान में 2 ऑपरेशन आपसे पूछे जाएंगे, एक है देवी शक्ति। तो ये जब अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा किया था उस समय ये यूज में लाया गया था कि वहाँ से जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको बाहर निकालें। वर्तमान में यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो उसके लिए एक ऑपरेशन है दैट इज गंगा। तो गंगा क्या है? ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एक मिशन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है वर्तमान में किस नाम से बैंक ऑफ बंगाल को जाना जाता है? तो बैंक ऑफ बंगाल को जो है वर्तमान में SBI के नाम से जाना जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि SBI का पुराना नाम क्या था? तो बैंक ऑफ बंगाल। चलिए
दसराज युद्ध ऋग्वेद के अनुसार किस नदी पर हुआ था? तो दोस्तों जो दसराज का युद्ध है ये ऋग्वेद के अनुसार परुसड़ी नदी पर हुआ था। कौन सी? परुसड़ी नदी। परुसड़ी को हम रावी नदी भी बोलते हैं, ठीक है, रावी नदी। चलिए अगला है दोस्तों, मराठी लेखक बालचंद्र नेमदे को 2014 में किस पुरस्कार से? तो दोस्तों इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये करंट का था उस समय का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि निम्न में से किसके द्वारा भीम ऐप डेवलप किया गया था? भीम ऐप, तो भीम ऐप जो है ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। अगर आपसे पूछ ले भीम ऐप को कब डेवलप किया गया था? 2016 में, ठीक है। और यूपीआई भी आपका 2016 में आया था। अगर आपसे पूछ ले इनके फुल फॉर्म में क्या होते हैं तो नोट कर लीजिएगा। भारत BS से होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई का अनआइडेंटिफाइड पेमेंट सिस्टम, सॉरी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए अगला है, बलवंत राय मेहता किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जो कि पंचायती राज व्यवस्था के पथ प्रदर्शक और एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके? तो दोस्तों आपको मालूम होगा जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये बलवंत राय मेहता के द्वारा दी गई थी और ये उस किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो वो राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। चलिए अगला है, निम्न में से न्यूनतम कितनी आयु के जो भारत के राष्ट्रपति हैं बनने के लिए अनिवार्य है? अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो मैंने बताया था कि आपकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। वहीं अगर प्रधानमंत्री बनना है यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए है 25 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला है, तुमुकुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो तुमुकुर है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, इग्नाइटेड माइंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों इग्नाइटेड माइंड्स। तो इग्नाइटेड माइंड्स जो बुक है आपकी ये लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला है, पेट्राक जो कि मानवतावाद का प्रवर्तक थे, पेट्राक जो कि मानवतावाद के प्रवर्तक थे ये किस देश के निवासी थे? तो ये थे इटली के, ठीक है, इटली के निवासी थे पेट्राक। अगला है, निम्न में से कौन सा समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन INM के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जो समन्वित पोषक तत्व है प्रबंधन INM के अंतर्गत आता है वो है आपका मृदा उर्वरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो दोस्तों जो आपका इंडोनेशिया है ये भारत से बड़ा नहीं है, ठीक है। अगला है, कितने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जो है राष्ट्र संघ की असेंबली के द्वारा प्रतिवर्ष निर्वाचित होते हैं? तो कितने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष राष्ट्र संघ की असेंबली द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो 1 अध्यक्ष होता है और 8 उपाध्यक्ष। चलिए अगला है, नीचे दिए गए मौलिक अधिकारों में से कौन सा सबसे विवादास्पद रहा था? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं आपके ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, भाग 3 के अंतर्गत। और इनकी अगर बात करें तो देखिए ये आते हैं आपके 12 से 35 में आते हैं, आर्टिकल लगता है 12 से 35, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार। और ये जो है USA यानी कि अमेरिका से लिए गए थे। अगर बात करें कौन सा सबसे विवादास्पद रहा था तो ये था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, वर्तमान में इसे हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल लगता है 300A, ठीक है, 300A विधिक या कानूनी अधिकार, ठीक है। और इसका जो संविधान संशोधन था वो था 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुविख्यात सूर्य मंदिर जो है स्थित है? तो सुविख्यात सूर्य मंदिर जो है ये आपका कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला है, भारत के वर्तमान 2019 यानी कि अगर 2022 भी पूछ ले तो उस समय के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है आपके रामनाथ कोविंद। कौन रहेंगे? रामनाथ कोविंद, ठीक है। चलिए अगला है, प्रतिवर्ष वन्य प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष वन्य प्राणी जो सप्ताह ये 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों जो भारतीय राज्य है गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, सन 2013 में किस राज्य में बादल फटने से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो सबको मालूम है जो उत्तराखंड है वहाँ पर त्रासदी हुई थी सन 2013 में। अगला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी स्थित है? तो दोस्तों यूपी के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो पुलिस अकेडमी है ये मुरादाबाद में स्थित है। और लायन सफारी हमने पढ़ा था इटावा में। अगला है रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैं हूँ न्यू इन्फिनिटी, द मैं हूँ न्यू इन्फिनिटी निम्न में से किसकी जीवनी है? तो ये है श्रीनिवास रामानुजम की। श्रीनिवास रामानुजम की जो है एक जीवनी है, दैट इज द मैं हूँ न्यू इन्फिनिटी। ये रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक है। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। चलिए, वर्ष 2020 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो ये टोक्यो में आयोजित किए गए थे, जो कि जापान का एक शहर है। ठीक है, 2021 में इन्हें आयोजित किया गया था। भारत की रैंक पूछ ले तो 48वें नंबर की रैंक थी भारत की। 48, इसको देख लेना है दोस्तों। ठीक है, रैंक आप रहने दीजिए, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है। चलिए, अगला है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जो सांची स्तूप का निर्माण है ये करवाया था अशोक ने। और अशोक किस वंश से था? तो ये मौर्य वंश से था। ठीक है, मौर्य वंश। चलिए, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों अगला कि गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा ये सब क्या है? तो ये सब मरुस्थल है। बात करें गोबी कहाँ स्थित है? तो गोबी स्थित है आपका जो चीन और मंगोलिया की जो सीमा है वहाँ पर, चीन मंगोलिया सीमा पर। ठीक है, गोबी का मरुस्थल। अगर पूछे कालाहारी, तो कालाहारी आपका अफ्रीका में स्थित है, बोत्सवाना में। अफ्रीका में बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना एक जनजाति है, बुशमैन जनजाति, वो यहीं पाई जाती है। अगला है आटाकामा, तो ये चिली में है, साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। बात करें सहारा की, तो ये लगभग 10 देशों में फैला हुआ है, ये भी अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में। चलिए, अगला है स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों हमारा देश जब आज़ाद हो गया था 1947 में, उसके बाद देश के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था हैदराबाद में जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। कौन सा नाम था? ऑपरेशन पोलो नाम चलाया था सन 1948 में, हैदराबाद में चलाया था देसी रियासतों के एकीकरण के लिए। ठीक है, चलिए, अगला है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो है ये बिट्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बिट्स के द्वारा। अगला है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट, जिसे सन 1975 में रूस से भेजा गया था, रूस के बैकानूर से। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है? तो अभी मैंने बताया था जो नाइट्रोजन है जो कि 78% होती है, ये सबसे ज़्यादा होती है वायुमंडल में। अगला है ज्वार भाटा उत्पत्ति का कारण क्या होता है? तो दोस्तों ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है इसको मैंने बताया भी था कि लगभग 12.5 घंटे का जो गैप होता है एक ज्वार भाटे के बीच होता है। और अगर इसकी उत्पत्ति का कारण क्या होता है तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है ये उसकी उत्पत्ति का कारण होता है। नेक्स्ट है चरकुला नृत्य, काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, चरकुला नृत्य किस जगह से संबंधित है? तो दोस्तों जो चरकुला नृत्य है ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों बात करें हर्षवर्धन की, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर्षवर्धन की राजधानी जो थी ये कन्नौज स्थित थी। कौन सी? कन्नौज। बात करें दोस्तों हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री भारत आया था, तो उसका नाम क्या था? तो चीनी यात्री जो भारत आया था उसका नाम था हिनसांग। क्या था? हिनसांग। और इसने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम क्या था? तो इसका उपन्यास का नाम था सी यू की। क्या था? सी यू की। ठीक है, सी यू की। अगर बात करें हर्ष जो वर्धन था इसका एक दरबारी कवि था। क्या था? दरबारी कवि। दरबारी कवि कौन था? तो ये था हर्षचरित्र, वो सॉरी बाणभट्ट था। कौन सा था? हर्षचरित्र इसने बुक लिखी थी, हर्षचरित्र। और जो दरबारी कवि था ये था बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। ठीक है, तो हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कौन सी थी? हर्षचरित्र। ठीक है, ये रखना। और इसके अलावा जो खुद हर्षवर्धन है इन्होंने भी काफ़ी सारी बुकें लिखी थी, उनकी बुक पूछी जाती हैं। एक थी नागानंद, दूसरी है रत्नावली, और तीसरी थी प्रिय दर्शिका। ठीक है, और इसके हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध होता है। पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध होता है जो कि नर्मदा नदी के किनारे होता है, नर्मदा नदी। ठीक है, और जो पुलकेशिन था ये
चालुक्य वंश से था। कौन सा वंश? चालुक्य वंश। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जो है हर्षवर्धन से पूछे जाते हैं, मैंने सभी आपको डिटेल में बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बुद्ध द्वारा दिया गया अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो बुद्ध द्वारा सब कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको कि यूपी के सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। अगला है, और पहला उपदेश क्या कहलाता? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता पहला उपदेश। ठीक है, 23वें जैन तीर्थकर कौन थे? दोस्तों 24 मैंने आपको पहले बताए थे, पहले थे ऋषभदेव, 24वें थे महावीर स्वामी। अब आपसे पूछ रहा है कि 23वें कौन थे? तो 23वें थे पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। टोटल 24 जो थे तीर्थकर थे जैन धर्म के अंतर्गत। अगला है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है, जो कि प्राचीन में ब्रह्मावर्त में था? तो वर्तमान में जो है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है ये बिठूर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। चलिए अगला है, निम्न में से किसने अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो बुक है ये चंदर बरदाई की बुक है। किसकी? चंदर बरदाई की बुक है, जिसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्वक उल्लेख किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में हुआ था। अगला है, मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो मथुरा कला जो विद्यालय है ये कृषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। ठीक है, चलिए अगला है, गुप्त काल का टेराकोटा या पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव जो मंदिर है ये यूपी के अंदर कानपुर में स्थित है। ठीक है, भीतरगांव मंदिर। ठीक है, चलिए अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में किस संरचना को बनवाया गया था? तो दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी पूछा जाएगा क्योंकि लेटेस्ट चर्चा में रहा है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सैनिकों की युद्ध स्मृति में किस संरचना को बनवाया गया था? तो ये था इंडिया गेट। प्रथम विश्व युद्ध 1912 से 18 के बीच हुआ था, सॉरी 14 से 18। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो यमुना का तो भारत में होता है, गंगा का भी भारत में होता है। ठीक है, इसके अलावा गोदावरी भी भारत में ही है, ब्रह्मपुत्र जो है इसका बाहर से होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो दोस्तों जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी। चलिए अगला है, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो दोस्तों जो ABLP, ठीक है, इस तरीके से याद रखना, जो एंथ्रेसाइड है सबसे उच्च होता है, जो पीट है ये सबसे घटिया होता है। ठीक है, चलिए तो एंथ्रेसाइड आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे टॉप 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हमारा कंप्यूटर का सिलेबस रह गया तो उसको भी हम जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 2 से 3 वीडियो के अंदर, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, एग्जाम से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।